अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी जूम पे मुझे सुन रहे हैं, क्लास में बैठे हैं, रिकॉर्डिंग में देखेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट नंबर 9 लास्ट नॉलेज हम डिस्कस करेंगे 9.5। वैसे तो हमने इस नॉलेज के बारे में काफी कुछ कल पढ़ लिया था। इस नॉलेज के अंदर बेसिकली ये 3 एसएलओस थे जिनको हमने एड्रेस करना है। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स इन टर्म्स ऑफ देयर रिएक्शंस। एसिड क्या है ये तो पढ़ लिया हमने, लेकिन आज खास तौर पे एसिड्स के हमने रिएक्शंस को देखना है। मसलन एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन और एसिड का कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन। साथ ही साथ हमने एसिड रेन की डेफिनेशन करनी है जो कि हमने कल कर ली थी, आज हम इसको रिवाइज करेंगे। और साथ ही साथ हमने डिस्कस करना है इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के क्या असरात होते हैं एंड रिलेट देम टू द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। यानी जो आपने ऊपर एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़नी है, बेस के साथ रिएक्शन कैसे होता है, मेटल के साथ रिएक्शन कैसे होता है, कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कैसे होता है, इन प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए आपने एसिड रेन को फर्दर डिस्कस करना है। अभी आपको यह समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स, कल हमने एसिड रेन के बारे में डिटेल से देखा था और जस्ट फॉर रिकॉल पर्पस मैं आपको ये सारी चीजें दिखा रहा हूं। हमने देखा था कि नॉर्मल वाटर की पीएच 7 होती है जो कि न्यूट्रल होता है, ना वो एसिड होता है ना वो बेस होता है। बट नॉर्मल प्रेसिपिटेशन यानी नॉर्मल रेन जो है वो स्लाइटली एसिडिक जरूर होती है क्योंकि उसमें नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि कल मैंने आपको सारा बता दिया था। हाउ डज एसिड रेन फॉर्म? एसिड रेन बनती फिर कैसे थी? कल आपको बताया था गाड़ियों में से जो धुआं निकलता है, इंडस्ट्री में से जो धुआं निकलता है, फील्ड में किसी जंगल में आग लगी हुई है वहां से जो धुआं निकलता है, उस स्मोक के अंदर सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब हवा में जाते हैं, बारिश में मिलते हैं, तो बारिश में मिलने की वजह से एसिड में चेंज होते हैं। कौन से एसिड में चेंज होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए आप, शाबाश, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है वो अपने अपने रेलेवेंट एसिड में चेंज होता है। मसलन सल्फर एंड नाइट्रस ऑक्साइड कंबाइन विद वाटर इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये कल आपको सारा इक्वेशन भी देख लें आप। सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी में ऐड होगा तो ये बनेगा H2SO4, ठीक हो गया। इसी तरह नाइट्रोजन का ऑक्साइड शामिल होगा तो बनेगा नाइट्रिक एसिड, ठीक है। These strong acid low the pH of acid rain than H2CO3। कार्बोनिक एसिड की वजह से pH का रेंज 5 से 6 था, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के आने से एसिड रेन की pH इससे भी कम हो जाएगी, जो कि हमने कल देखा था, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद फर्दर हमने देखा कि हवाओं के चलने की वजह से किस तरह से ये गैसेस एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। फिर मैंने आपको मैप दिखाया था एक। और फर्दर व्हाट हैपन द सॉइल एंड द वाटर अराउंड अस। एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल होती है पानी की, उसकी वजह से पीएच पानी की गिर जाती है। और फर्दर उसे मैंने बताया था कि न्यूट्रिएंट्स जमीन में से खत्म हो जाते हैं, पत्तों के जो सरफेस पे जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। एसिड रेन की वजह से पौधों की रूट्स भी डैमेज होती हैं और अल्टीमेटली पौधे डिस्टर्ब होते हैं। ये सारी बातें कल आपको दिखाई थी, पढ़ाई थी आपको, इसकी कुछ सिमुलेशंस भी आपके साथ शेयर की थी। ये हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। इक्वेटिव लाइफ में क्या असर होता था ये सारा आपको बताया था कि किस तरह से मछलियां, उनके गिल्स में एल्यूमिनियम क्लॉग कर जाता है जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम आता है और अल्टीमेटली मछलियां जो हैं वो मर जाती हैं, ठीक है। और यह भी देखा था कि किस तरह इकोसिस्टम के अंदर एसिड रेन डैमेज कॉज करती है। कि एसिड रेन की वजह से मैंने आपको कल लीचिंग का प्रोसेस बताया था। क्या होता है जी लीचिंग का प्रोसेस? मैंने आपको बताया था कि बारिश के बरसने से जमीन में हैवी मेटल्स, अब आप सोच रहे हैं सर ये हैवी मेटल्स क्या होती हैं? आसान लफ्जों में बताऊं तो पीरियोडिक टेबल को अगर थोड़ा सा आपने कभी देखा हो तो पीरियोडिक टेबल में वो मेटल्स जिनका ताल्लुक डी ब्लॉक से होता है, नॉर्मली उन मेटल्स को हैवी मेटल्स कहते हैं। अब ये हैवी मेटल्स सेहत के लिए अच्छी भी होती हैं और सेहत के लिए खतरनाक भी होती हैं।
अगर एक हद से ज्यादा हमारे जिस्म में आ जाए तो ये सेहत के लिए खतरनाक होती हैं। तो अब ये हैवी मेटल्स रहती कहां पर है? डेफिनेटली ये मिनरल्स की शक्ल में रहती हैं, पहाड़ों में रहती हैं, जमीन में मौजूद होती हैं। तो जब इन पहाड़ों पे जमीन पे बारिश बरसती है और ऐसी बारिश जो एसिडिक होती है, तो वो क्या करती है? इन हैवी मेटल्स को अपने अंदर मिला लेती है और जहां जहां इनका बारिश का पानी फ्लो करेगा साथ साथ हैवी मेटल्स भी फ्लो करेंगी। अब वो हैवी मेटल्स, ऐसा नहीं होता कि मेटल्स इसके अंदर सॉरी, ऐसा नहीं होता कि हैवी मेटल्स इसमें तैरती हुई नजर आती, ऐसा नहीं है। जैसे नमक वाला पानी आप पिए तो क्या आपको सोडियम नजर आता है उसमें? नहीं, डिसॉल्व होता है उसके अंदर। क्या आप जो पीते हैं ऑरेंज जूस पीते हैं, क्या उसमें कैल्शियम नजर आता है आपको? नहीं नजर आता, वो डिसॉल्व है उसके अंदर। इस तरह हैवी मेटल्स बारिश के पानी में ऐसे नजर नहीं आते जैसे कोई मेटल जा रही है, वो मेटल इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं और वो डिसॉल्व फॉर्म के अंदर कहां कहां जाती हैं? लेक्स में जाती हैं, पौधों की रूट्स में चला जाती हैं। और उन हैवी मेटल्स की कंसंट्रेशन अगर किसी जगह बढ़ जाए, वहां पे मछलियां रहती हैं तो वो मर जाएंगी, प्लांट्स डैमेज हो जाएंगे। अगर उन प्लांट्स को हम कंज्यूम करेंगे, मछलियों को कंज्यूम करेंगे, तो ऑब्वियसली उन तमाम चीजों की कंजप्शन की वजह से अल्टीमेटली नुकसान हमें ही पहुंचेगा। तो ये कल सारा मैंने आपको बताया था किस तरह से। अच्छा, आज हमने पढ़ना था व्हाट इज एसिड शॉक। एसिड शॉक किसे कहते हैं जी? द सडन रन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हाईली एसिडिक वाटर इनटू लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स। यानी कि रन ऑफ करने का मतलब तेजी से आना, अचानक किसी साफ जगह पे, बिल्कुल ठीक जगह पे रन ऑफ करके होगा। ये कैसे होगा? एक मैं तस्वीर आपको दिखाता हूं, उससे आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। मिसाल के तौर पे ये पिक्चर एक आगे आएगी, उसमें ये सारा डिस्क्राइब किया हुआ है। अभी पिक्चर आ जाती है। ये देखें, ये एक पिक्चर है। इस पिक्चर में आपको वाज़ेह तौर पे नजर क्या आ रहा है? देखें, ये एरिया में फैक्ट्री लगी हुई है और इस फैक्ट्री की ट्रैक्टर चल रहा है, उसका धुआं, ये सब कुछ हवा में शामिल हो गया। हवा में शामिल होने की वजह से विंड प्रिवेलिंग, यानी हवा चली और हवा चलने से ये स्मोक सारे का सारा इस एरिया में आ गया। ठीक है, अब इस एरिया में बारिश होगी तो डेफिनेटली ये जो बारिश होगी ये नॉर्मल रेन तो नहीं होगी। कौन सी रेन होगी? ये एसिडिक रेन होगी। इसी तरह ये स्मोक का कुछ हिस्सा यहां चला गया, यहां बर्फबारी हो गई, तो बर्फबारी से क्या होगा? स्नोफॉल होगा। कौन सा स्नोफॉल होगा? एसिडिक स्नोफॉल होगा। कौन सा स्नोफॉल होगा? एसिडिक स्नोफॉल होगा। अच्छा, बीच में ये वो इलाका है जहां बारिश नहीं हुई, तो यहां पे क्या चलेगी? हेज। हेज एक किस्म का, यूं समझो अभी बाहर क्या है? हेज है। यानी कि हेज कहते हैं ऐसी हवा जिसमें एसिडिक कंपोनेंट्स पाए जाएं, उसे हम क्या बोलते हैं? हेज। इस टाइम बाहर स्मोग है ना, तो स्मोग इसको हम हेज भी कह सकते हैं। समझ गए आप? अच्छा, अब आप मुझे बताएं, हेज जो चलेगी डेफिनेटली ये ड्राई डेपोजिशन है या ड्राई प्रेसिपिटेशन है? ड्राई प्रेसिपिटेशन के बारे में मैंने कल बताया था। ये एसिड रेन और एसिडिक स्नो, ये जो है ये बेटा वेट प्रेसिपिटेशंस हैं। वेट प्रेसिपिटेशंस, ये वेट प्रेसिपिटेशंस और ड्राई प्रेसिपिटेशंस में मैंने फर्क बताया। वेट होता है हवा में मौजूद एसिडिक ऑक्साइड्स का गीला होकर नीचे आना, और ड्राई उसके बगैर ही इधर उधर जाना। समझ गए हो? अच्छा, अब आप मुझे बताओ, शाबाश, एसिडिक रेन जब इस पहाड़ पे गिरेगी जिस पे दरख्त हैं और जिस पे फसलें लगी हुई हैं, तो ये लिखा हुआ है लीचिंग। कल मैंने बोला था लीचिंग क्या होता है। शाबाश, लीचिंग होता है जब भी तेजाबी बारिश किसी सरफेस पे गिरेगी तो सरफेस में से न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेगी बाहर, इसे क्या बोलते हैं? लीचिंग कहते हैं। अच्छा, लीचिंग की वजह से क्या क्या बाहर आएगा? शाबाश, कैल्शियम भी आएगा, पोटेशियम भी आएगा, कौन आएगा? मैग्नीशियम भी आएगा, और कौन आएगा बेटा? एल्यूमिनियम भी आएगा। और साथ ही साथ ये बारिश का पानी बहता हुआ आसपास किसी नदी में चला जाएगा और वहां पे आप देखो क्या होगा, वहां पर फ्रोग हैं, वहां पे फिश है, वहां पे स्नेल्स हैं, इन सब की बॉडी में ये मेटल्स के आयंस आ जाएंगे। जैसे ही मेटल्स के आयंस इनकी बॉडी में आएंगे तो इनकी बॉडी में इनकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाएगी। डेथ होने की वजह से क्या होगा? शाबाश, आप मुझे बताएं, शाबाश, डेथ होने की वजह से क्या होगा? मुझे एक सवाल का जवाब बताएं। हम छोटे थे तो घर में 2 मछलियां लेके आते थे, एक मर जाती थी, दूसरी भी थोड़ी देर बाद मर जाती थी। तो मैं अपनी मदर से पूछता था कि ये एक मछली के मरने के बाद दूसरी मछली जो मर गई है ये क्यों? मेरी अम्मी कहती थी
वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, उससे उससे सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए वो मर गई है। लेकिन आज मुझे जाके पता चला नहीं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली जब मछली मरती है तो मछली के मरने से पानी में उसकी क्या स्टार्ट हो जाती है? शाबाश, बोलो जी, क्या स्टार्ट हो जाती है? डिकम्पोजिशन, गलने सड़ने का अमल। और डिकम्पोजिशन के लिए क्या यूज होती है? ऑक्सीजन। अब पानी में जो ऑक्सीजन मौजूद है, जो बाकी मछलियों ने सांस लेना है, अब वो बाकी मछलियां सांस कहां से लें? जब वो सारी ऑक्सीजन मरी हुई मछलियों को डिकम्पोज करने में क्या होगी? इस तरह। अब जब मरी हुई मछलियां डिकम्पोज होंगी और पानी में से किसका इस्तेमाल करेंगी? ऑक्सीजन। तो बाकी मछलियों के लिए ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा? कम। उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगा तो वो भी मर जाएंगी। इसका मतलब वो घर में जो 2 मछलियां लेके आए थे उनमें से एक बच सकती थी अगर फौरन मरी हुई मछली को निकाल देते और पानी को चेंज कर देते, क्योंकि पानी चेंज करने से पानी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या रहता है? मेंटेन रहता है। तो कहने का मतलब है कि जितना पानी गंदा होगा एक्वेटिक लाइफ उतनी क्या होगी? डैमेज होगी। क्या आपको ये सारा सिनेरियो समझ आ गया? इसी तरह से ये जो बर्फ जमी हुई है, जब ये गर्मियां आएंगी, बर्फ पिघलेगी। बर्फ के पिघलने से क्या होगा कि ये बर्फ भी अपने साथ जब पिघलने के बाद, ग्लेशियर्स पिघलने के बाद पानी में आएंगे, तो ये ग्लेशियर्स तो क्या हैं? एसिडिक ग्लेशियर्स हैं। अपने साथ हैवी मेटल्स को भी लेके आएंगे, मिनरल्स को भी निकाल के लेके आएंगे, और अल्टीमेटली ये सारा कुछ रन ऑफ करेगा मछलियों में। और अगर इस तरह की मछलियां हमने खाई तो फिर हम भी अपना ख्याल करें, क्योंकि ये हैवी मेटल्स अल्टीमेटली कहां पहुंचेंगी? हमारी बॉडी में पहुंचेंगी। समझ आ गया आपको? चले, तो ये आगे चलते हैं। ये मैंने आपको वैसे कल इस पे थोड़ी बात की थी, आज हमने डिटेल से बात की है जी। दिस इज कॉल्ड एसिड शॉक। इस सारे प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं? एसिड शॉक, जो मैंने आपको सारा दिखाया है। अच्छा, इफेक्ट ऑफ एसिड शॉक। एसिड शॉक के इफेक्ट क्या होंगे? लार्ज नंबर ऑफ फिश डाइज, ज्यादा बड़ी बड़ी मिकदार में मछलियां मर जाएंगी। इफेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ फिश, अगर कोई बचेगी भी तो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। एम्फीबियंस कहते हैं उन जानवरों को, जैसे फ्रॉग है, वो क्या है? एम्फीबियंस। वो जानवर जो पानी में भी रहते हैं और पानी से बाहर भी रहते हैं, उन एम्फीबियंस, उनको भी मसला होगा। दे प्रोड्यूस फ्यूअर एग्स, अंडे थोड़े देंगे वो। एंड दीज एग्स ऑफन डू नॉट हैच, और वो एग खराब हो जाएंगे, हैच भी नहीं होंगे वो। द ऑफस्प्रिंग दैट डू नॉट सर्वाइव ऑफन हैव बर्थ डिफेक्ट एंड कैन नॉट रिप्रोड्यूस। इस दौरान जो बच्चे पैदा होंगे, ऑफस्प्रिंग बच्चों को कहते हैं, ना वो आगे ग्रो करने के काबिल होंगे, भी अल्टीमेटली की भी मौत हो जाएगी। तो ये सारा कुछ, सारा मसला किसने क्रिएट किया? अगर आप देखें, हमने तो बाइक ही चलाई है ना। आप मुझे कोई सजेशन दें, क्या करें फिर? हल बताएं। इलेक्ट्रिक बाइक्स। इलेक्ट्रिक बाइक क्लीन एंड ग्रीन, ये जो नारा है ना, क्लीन एंड ग्रीन। सोलर एनर्जी, कौन सी एनर्जी है ये? क्लीन एंड ग्रीन। व्हाई दे आर कॉल्ड क्लीन एंड ग्रीन? इलेक्ट्रिक बाइक से धुआं निकलता है? नो। क्या सर, ज्यादा दरख्त लगाए। हाँ, दरख्त ज्यादा से ज्यादा लगाए, क्योंकि दरख्त लगाते ताकि ऑक्सीजन का लेवल बढ़े और कार्बन डाइऑक्साइड ये जज़ब करे। जो गाड़ियों में फ्यूल यूज करें उसमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगाए, पीछे गाड़ियों में लगा होता है ना कैटालिटिक कन्वर्टर, वो क्या करता है? वो यही तो करता है, धुएं को फिल्टर करके बाहर निकालता है। फॉलो कर रहे हैं? इंडस्ट्री को सोलर पे चलाएं बजाय फ्यूल पे चलाने के, ताकि सोलर पे जब चलेगा तो स्मोक नहीं आएगा। तो ये आहिस्ता 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 ये चेंजेस हम करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली हम अपने आप को फायदा देंगे, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसका किसी ना किसी तरीके से शक्ल बदल के नुकसान किसको हो रहा है? हमें ही नुकसान हो रहा है। समझ रहे मेरी बात को? तो ये सारी चीजें, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एसिड प्रेसिपिटेशंस एंड ह्यूमंस, ये वो सारी बातें हैं जो मैं आपको बता चुका हूं कि ये टॉक्सिक मेटल्स जो हैं क्रॉप्स में, पानी में, फिश में आ जाती हैं। द टॉक्सिन्स, द पॉइजन, द ह्यूमन वी ईट, द क्रॉप, वाटर एंड फिश। अगर हमने ये मछलियां खाई जिनके अंदर एल्यूमिनियम है, जिनके अंदर मर्करी है, तो डेफिनेटली ये हमारी फिर अच्छी सेहत नहीं रह सकती। अगर आप नोट करेंगे क्या हो रहा है, अगर आप शाबाश ये गौर करें जरा, अगर आप देखें तो ये है शाबाश वही माहौल, क्या? एसिडिक रेन। एसिडिक रेन किस में शामिल हुई? पानी में। इसने सबसे पहले किस मछली को मारा? छोटी मछली को। इस छोटी मछली को फर्ज करो इसने खाया, इस मछली को बड़ी मछली ने खाया, बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली ने खाया, उसको इसने खाया, और इस मछली को इसने खाया, और इस मछली का शिकार हो गया। और शिकार करने के बाद ये मछली मंडी में आ गई, और मंडी में आने के बाद इसको काट के इसको बेच दिया गया।
आती है ना, बड़ी बड़ी मछलियां आती हैं, आप नहीं खाते, चाइना में लोग खाते हैं, समझ गए हो। अब ये बड़ी बड़ी मछलियां जब मंडी में आएंगी, इनको बेचा जाएगा, तो ये कौन कौन खाएगा? हम लोग खाएंगे। तो इस तरह हमने जो धुआं पैदा करके बीमारी की थी, वो अल्टीमेटली किसी न किसी शक्ल में हम तक पहुंच गई है। तो ये मैं बात कर चुका हूं ऑलरेडी आपके साथ। दिस इज कॉल्ड एसिड प्रेसिपिटेशन इन ह्यूमन। ठीक है। रिसर्च हैज इंडिकेटेड दैट there are maybe connection between large amount of acid precipitation and increase in respiratory problem in community children। यानी हमारे जो बच्चे हैं उनमें जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं ना कहीं उसके अंदर किसका बहुत ज्यादा रोल है? एसिड रेन का बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, तो ये रिसर्च हमें बताती है। एसिड रेन इन ह्यूमंस बता चुका हूं। फिशरमैन कांट फिश because the number of fish is decreased because by acidification of lake। जो मछलियां पकड़ने वाले हैं वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि मछलियां उनकी मर जाती हैं, लेकिन उनको क्या लगा, वो तो समझ रहे मेरी बात को, मछलियां मर जाती हैं और मछलियों के मरने से उनका कारोबार का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। द फॉरेस्ट इंडस्ट्री इज ऑल्सो इफेक्ट बिकॉज ट्रीज आर डैमेज बाय एसिडिक प्रेसिपिटेशन। जो सब्जियां लगती हैं, जो फल लगते हैं, दरख्त खराब हो रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो रही है। जाहिर सी बात है, जब सॉइल में लीचिंग हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स ही बाहर आ जाएंगे, तो वो सॉइल भी क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। तो ये सारे मसले मसाइल तो आ रहे हैं हमें। अब एसिड प्रेसिपिटेशन इन ह्यूमंस के बाद, एसिड प्रेसिपिटेशन कैन डिसॉल्व कैल्शियम कार्बोनेट, कॉमन बिल्डिंग मटेरियल सच एज कार्बोनेट। ये आज का हमारा नेक्स्ट एसएलओ है, जिसमें हमने पढ़ना क्या है कि व्हेन एवर एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट। बेटा ये कार्बोनेट का वर्ड जब भी आएगा ना, तो तुम लोग दिमाग में एक तस्वीर ले आना। ताजमहल देखा है आपने? ताजमहल देखा है आपने कभी? वो किसका बना हुआ है? कार्बोनेट का। सर ये कार्बोनेट क्या होते हैं? कार्बोनेट स्पेसिफिक केमिकल होते हैं जिनके अंदर ये चीज पाई जाती है। अब ऑब्वियसली इसके साथ कोई ना कोई मेटल होगा, लाइक सोडियम होगा। ठीक है, क्या होगा? सोडियम होगा, मैग्नीशियम होगा, कैल्शियम होगा। अगर सोडियम होगा तो नाम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम होगा तो क्या नाम होगा? मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम होगा तो क्या नाम होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये डिफरेंट तरह के जो कार्बोनेट्स हैं हमारे आसपास हमें मिल जाते हैं। आप चौक लेके आए बाजार से, चौक का फार्मूला क्या होता है? शाबाश, कैल्शियम कार्बोनेट। धोबी सोडा लेके आए, उसका फार्मूला क्या होता है? शाबाश, सोडियम कार्बोनेट। समझ आ गया? एक और धोबी सोडा मिलता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। कार्बोनेट बेसिकली जनरली उन केमिकल्स को कहते हैं जिनमें कार्बोनेट पाया जाता है। और कार्बोनेट किसे कहते हैं? CO3-2 को। याद रखिएगा, जब भी एसिड्स का, ये देखिए पहले मैं आपको दिखा दूं, ये ताजमहल किसका बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। ये स्टैचूज जो बने होते हैं, बड़े बड़े स्टैचूज, हमारे यहां तो बहुत कम है, मोनूमेंट्स किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी स्टैचूज हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। अच्छा, आगे मैं आपको बताना चाहता हूं ये चीज, ये कि जब भी एसिड का रिएक्शन होगा बेटा किसके साथ? मेटल कार्बोनेट के साथ, तो हमेशा याद रखना है बदले में क्या मिलेगा? साल्ट। शाबाश, क्या मिलेगा? वाटर। और साथ में क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिए, ज्यादातर ये जो साल्ट मिलता है ये सॉल्युबल साल्ट होता है। क्या होता है बेटा? सॉल्युबल साल्ट होता है। अब एक सवाल का जवाब दें। फर्ज करें मेरा स्टैचू बनाया गया और DHA में लगा दिया गया, ये मैं स्टैचू खड़ा हुआ ऐसे, अब मेरे ऊपर बारिश हो गई, मैं किसका बना हुआ हूं? बताइए किसका बना हुआ हूं? शाबाश, मेरी कंस्ट्रक्शन किसकी हुई हुई है? मेटल कार्बोनेट की। और आप लोग गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, इतना ज्यादा धुआं हवा में है, उसकी वजह से मेरे ऊपर बारिश जो पड़ती है, मुझे तो किसी ने छतरी नहीं देनी आके, मैंने तो बारिश में नहाना है, तो शाबाश, तो सल्फ्यूरिक एसिड तो होगा एसिडिक रेन में, तो जब वो मेरे ऊपर पड़ेगा कैल्शियम कार्बोनेट, इधर देखो, शाबाश, ये किसका फार्मूला है? बोलो जी, सल्फ्यूरिक एसिड। आगे बोलो, ये किसका फार्मूला है? कैल्शियम कार्बोनेट। पता है तुम लोगों को क्या बनेगा? ये कैल्शियम और सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, जो कि सॉल्युबल साल्ट है। कौन सा साल्ट है बेटा? सॉल्युबल साल्ट है। अच्छा, आगे शाबाश क्या बनेगा? ये देखो, ये 2 हाइड्रोजन और इधर CO3 में से ऑक्सीजन, क्या बनेगा? शाबाश, बोलो ना, H2O। पीछे CO3 में से क्या बचा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना? CO2। देखो CO3 में से क्या बना? CO2। कैल्शियम किसके साथ मिला? सल्फेट के साथ।
कैल्शियम पे भी क्या चार्ज होता है, +2, सल्फेट पे भी क्या चार्ज होता है, -2, और पीछे 2 हाइड्रोजन ये वाले CO3 में से एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका मतलब मेरी जो कंस्ट्रक्शन थी वो तो थी कैल्शियम कार्बोनेट की, बट रिएक्शन के बाद वो किसमें चेंज हो गई, कैल्शियम सल्फेट। अब जहां जहां कैल्शियम सल्फेट मेरी बॉडी पे बनेगा वो पिघलना शुरू हो जाएगा। वो क्या होना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा। तो क्या मेरी शक्ल मेंटेन रहेगी, ऑब्वियसली नहीं रहेगी। फॉलो कर रहे हैं आप, क्या उसका मेरा जो स्टैचू उसका कलर मेंटेन रहेगा, नहीं रहेगा। तो जो बिल्डिंग्स हैं, जो हमने बड़ी कीमती बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं, उन पे जब एसिड रेन गिरती है तो बिल्डिंग्स क्या हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। ताजमहल की ब्यूटी खत्म हो रही है। आप यहां पे दरबार जो होते हैं, इस तरह आपने आसपास अपने इलाकों में दरबार देखें, जो अल्लाह के नेक वलियों के दरबार बने होते हैं, अगर आप उनमें देखें तो उनके अंदर जो टाइल्स वगैरह लगी हैं, सब कुछ ये लगा है, उनके कलर्स चेंज हो रहे हैं। क्यों, ड्यू टू एसिड रेन। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को। तो क्या आपको ये रिएक्शन समझ आ गया? whenever acid reaction with metal carbonate you will get salt, water and carbon dioxide। अच्छा, मैं आपको ना जाते जाते एक सॉल्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। बेटा जल्दी से बताओ, ये किसका फार्मूला था, सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन की जगह पर अगर कोई मेटल आ जाए, याद रखना तेजाब के अंदर, एसिड के अंदर खास चीज क्या होती है, हाइड्रोजन। उसकी जगह अगर कोई मेटल ले ले तो वो चीज क्या बन जाती है, साल्ट। मसलन HCl है ना, NaCl, तो H की जगह किसने ले ली, मेटल ने, तो ये क्या है, साल्ट है। आपने देखा यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड था, कैल्शियम आ गया, तो इसका मतलब H की जगह कौन आ गया, मेटल आ गया, तो ये क्या है, सॉल्ट है। ये याद रखना आपने। अच्छा आगे चलते हैं। इसमें ये कुछ चीजें और हैं। अच्छा जी, अगली चीज, जब भी स्टूडेंट्स एसिड का, ये तो पहले भी पढ़ा होगा आपने, जब भी एसिड्स का रिएक्शन किसके साथ होगा, शाबाश बोलो, अल्कलीज के साथ। अल्कलीज क्या होती है, मैंने आपको बताया हुआ है, बेसिस के साथ। ये जरा सर वो बेसिस जो पानी में डिसॉल्व नहीं होती। हाँ, नहीं होती हैं, जो होती हैं वो अल्कलीज हैं। आपने उल्टा बोल दिया, जो पानी में डिसॉल्व होती हैं वो अल्कलीज हैं। एसिड और बेस का रिएक्शन होगा, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होगा, पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, शाबाश। HCl का रिएक्शन किससे होगा, NaOH। जल्दी जल्दी बताओ क्या बनेगा, HOH। क्या बनेगा बेटा, वाटर, और साथ में क्या बनेगा, Na+ एंड OH-। इस प्रोसेस में हीट भी रिलीज होती है, ये देखो नजर आ रहा है आपको, ये पहले भी रिएक्शन पढ़ा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन के नाम से। तो दो प्रॉपर्टीज आपने एसिड की पढ़ ली। व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद बेस, जी जी क्या सवाल है बेटा आपका? सर जो फर्श पर टाइल्स लगी होती है, क्या वो भी कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है? देखिए डिपेंड करता है, टाइल्स बनी तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, लेकिन उस पर कवरिंग की होती है, सॉल्ट की कवरिंग की होती है, इसलिए उसका कैल्शियम कार्बोनेट छुप जाता है। ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उसका कवर ऊपर शाइन लूज होता है तो नीचे उसका जो बेस है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। ठीक है, सर तो एसिड रिएक्शन जैसे वो खराब नहीं होती हैं खराब, आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होती हैं, लेकिन वो ये नहीं कह सकते फौरन खराब होती हैं। ठीक है, उस पर प्रोटेक्टिव लेयर लगी होती है। अच्छा जी, तो ये तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ था कि एसिड का अल्कलीज के साथ रिएक्शन होगा, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। अगली चीज, ये चीज, जब भी एसिड्स का मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन होगा तो बेटा हमेशा क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर। आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था, शायद आप के जहन में ये चीज हो, इसलिए मैंने ये स्लाइड भी लगाई हुई है कि मेटल के ऑक्साइड्स, शाबाश, ये चलो याद है आपको, मैंने पढ़ाया था कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, जब भी मेटल के ऑक्साइड्स को पानी में डालते हो, जब भी मेटल्स के ऑक्साइड को पानी में डालते हो तो बेसिकली आपको क्या मिलती है, बेस मिलती है। तो मेटल का ऑक्साइड दूसरा नाम है किसका, बेस का। तो इसका मतलब बात वही हो गई कि जब भी आप एसिड का मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे जो कि एक बेस का काम कर रही है, तो बदले में आपको फिर क्या मिलेगा, शाबाश, सॉल्ट, और क्या मिलेगा, वाटर। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका मैं कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहा हूं। ये देखें कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का है, कॉपर ऑक्साइड के साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूं।
तो बेटा पता क्या बनेगा, H2O मिलकर क्या बनेगा शाबाश, वाटर। और जल्दी बताइए, कॉपर हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा, जिससे क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट। क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट। अब ये देखो मेटल आ गए ना H की जगह पर, तो ये निशानी है किसकी, साल्ट की। अच्छा, कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक कलर होता है, बताइए इसमें से कौन सी कंटेनर में कॉपर ऑक्साइड है, इस कंटेनर में कॉपर ऑक्साइड है। जैसे ही मैंने इसके अंदर बेसिकली क्या डाला होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, तो बदले में क्या बना शाबाश, कॉपर सल्फेट बना होगा, जो कि कौन से कलर का होता है बेटा, ब्लू कलर का होता है। समझ आ गया, ये ब्लैक से ब्लू कलर में आने का मतलब रिएक्टेंट से कहां पर आना बेटा, प्रोडक्ट में आना। ये इसी बीकर की तस्वीर है, लेकिन कुछ देर बाद की है। पहले ये ब्लैक था और सारे का सारा ब्लैक किसमें चेंज हो गया, ब्लू में चेंज हो गया। इसका मतलब मुझे ना दो बातें समझ आ गई हैं। एक आखिरी बात, उसके बाद मैं फाइनल करूंगा। आखिरी बात क्या है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब भी किसी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होता है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है, देखें, जब भी किसी एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन होता है, ये लास्ट पे लिख देता हूं, ये लास्ट पे मैं लिस्ट बना रहा हूं एक, आपने याद रखना है। जब भी, सॉरी, ये देखिए इधर, देखें जी, जब भी किसी एसिड का हाँ जी, जस्ट अ मिनट जी, जब भी किसी एसिड का बेटा रिएक्शन होगा बेस के साथ, होगा रिएक्शन। जब भी किसी एसिड का रिएक्शन होगा मेटल के साथ, तो यस सर होगा रिएक्शन। जब भी किसी एसिड का रिएक्शन कार्बोनेट के साथ होगा, तो यस सर होगा रिएक्शन। जब भी किसी एसिड का रिएक्शन बाई कार्बोनेट के साथ होगा, यस सर होगा रिएक्शन। ये कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट में क्या फर्क है, मैं आपको दोबारा बता देता हूं। जब भी किसी एसिड का रिएक्शन मेटल के ऑक्साइड से होगा, यस सर होगा। तो ये तमाम चीजों के रिएक्शन की वजह से बनेगा क्या, याद रखिएगा, जब भी बेस के साथ रिएक्शन होगा साल्ट तो जरूर बनेगा, मेटल के साथ रिएक्शन होगा साल्ट तो जरूर बनेगा, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा साल्ट तो जरूर बनेगा, बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगा साल्ट तो जरूर बनेगा, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा साल्ट तो जरूर बनेगा। याद रखिए, साथ में क्या बनेगा, शाबाश, फर्स्ट केस में एसिड बेस के केस में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। मेटल के केस में बेटा क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। और कार्बोनेट के केस में बेटा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, साथ में वाटर भी बनेगा। और बाइकार्बोनेट के केस में भी सेम, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और क्या बनेगा, वाटर भी बनेगा। मेटल ऑक्साइड के केस में साल्ट बनेगा और साथ में भी आपने देखा क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो ये एसिड के आपने इन रिएक्शंस को बेटा क्या करना है, याद रखना है। यही आपका एसएलओ था। मैं एसएलओ की तरफ बढ़ता हूं और साथ में रिकॉल करा, वही अल्कलीज बेस है, भले बेस है, अल्कलीज बेस है, तो वही साल्ट एंड वाटर बनेगा। अब मैं बेटा आप लोगों से रिएक्शन पूछने लगा हूं, आपने मुझे बताना है ये कौन सा रिएक्शन है। कौन बताएगा, MgO और HCl के दरमियान में रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है जो मैंने भी लिखवाया आपको, ये कौन सा रिएक्शन है, शाबाश बताओ। अभी मैंने बताया आपको, व्हेनेवर एसिड रिएक्ट विद बेस यू विल गेट सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा बताओ शाबाश, ये भी कौन सा है, एसिड वर्सेस बेस, एसिड वर्सेस बेस। मुझे कैसे पता चला ये साल्ट है, मुझे कैसे पता चला ये साल्ट है, क्योंकि पहले ये क्या था, HCl था, H की जगह पे कौन आ गया, मेटल आ गया, सॉल्ट है। पहले ये क्या था, H2SO4 था, कौन आ गया, कैल्शियम आ गया, तो ये क्या है, सॉल्ट। चलो जी शाबाश बताओ, ये रिएक्शन पहले पढ़ा हुआ है। शाबाश बेटा, ये एसिड है और यहां जहां लिखा होता है ना HCO3, ये होता है बाइकार्बोनेट। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि जब भी बाइकार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन होगा तो बेटा क्या बनेगा, शाबाश, साल्ट। देखो साल्ट बना, कैसे पता चला साल्ट, एसिड के H की जगह पे कौन आ गया, मेटल आ गया, तो क्या है, साल्ट। साथ में कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या है, वाटर है। आगे चलें, अभी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले, शाबाश, कार्बोनेट का रिएक्शन जब भी एसिड से होगा तो क्या बनेगा, शाबाश, साल्ट। सर आपको कैसे पता चला साल्ट,
कैल्शियम क्लोराइड किसी दौर में क्या था, HCl, H की जगह पे कौन आ गया है, कैल्शियम आ गया, तो ये क्या है, साल्ट। साथ में क्या बना, वाटर, और साथ में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। ये डेड श्योर है कि ये चीजें बनेंगी। ऊपर देखो, सल्फ्यूरिक एसिड मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन कराया, अभी कुछ देर पहले बताया, क्या बना, कॉपर सल्फेट, और साथ में क्या बना, वाटर। कलर चेंज हुआ ब्लैक से ब्लू, ये वही रिएक्शन है जी। स्टूडेंट्स, लास्ट में ये कुछ चैलेंज है आपके लिए, और ये कुछ टेस्ट योरसेल्फ के क्वेश्चन है। ये आपने मेरा सारा लेक्चर सुनना है, और लेक्चर को सुनने के बाद आपने इनको अटेम्प्ट करना है। अब चलते हैं एसएलओस की तरफ। क्या थे एसएलओस? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल के साथ जब भी रिएक्शन होगा, शाबाश, बताओ क्या बनेगा, बताया मैंने आपको जी, शाबाश। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, इनके रिएक्शन कराता हूं मैं HCl के साथ, HCl के साथ, HCl के साथ। अपने दिमाग पे जोर डालो और जल्दी बताओ क्या बनेगा, NaCl, सॉल्ट बनेगा, इधर क्या बनेगा, MgCl2, इधर क्या बनेगा, हाँ जी, साथ में कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब इक्वेशन को बैलेंस करना हमारी जिम्मेदारी है। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करना कोई मुश्किल चीज नहीं। यहां 2 लिखो, यहां पे 2 लिखो, तो इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, यहां पर भी 2 लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप यहां पर 2 लिखो, इक्वेशन बैलेंस हो गई, यहां पे 2 लिखो, इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस हो गई। तो ये आपके बुक में रिएक्शंस लिखे हुए हैं। तो हमने बेसिस के साथ भी रिएक्शन पढ़े, कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्शन पढ़े, बाइकार्बोनेट्स के साथ भी पढ़ लिए, एसिड रेन को डिफाइन किया, उसके असरात को देखा, और प्रॉपर्टी, एसिड की प्रॉपर्टी के साथ उसको क्या किया, रिलेट किया। जल्दी जल्दी मुझे बताओ, जब बारिश बरसती है तो क्या रास्ते में उसको कार्बोनेट्स मिलेंगे? यस, मिलेंगे। स्टैचूस, क्या उसको रास्ते में मेटल्स मिलेंगी? यस, हमारे घर में मेटल पड़ी होती है ना हमारे घर में। क्या उसको रास्ते में मेटल के ऑक्साइड मिलेंगे? यस, मेटल हवा में पड़ी है, हवा में मेटल अपने आप को किसमें चेंज कर लेती है, ऑक्साइड में। छत पे मैग्नीशियम पड़ा है, छत पे जो मैग्नीशियम पड़ा होगा डेफिनेटली हवा में ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद किसमें चेंज हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब बारिश बरसती है तो रास्ते में उसको कार्बोनेट भी मिलेंगे, बाइकार्बोनेट भी मिलेंगे, बेसिस भी मिलेंगी, मेटल्स भी मिलेंगे, मेटल के ऑक्साइड भी मिलेंगे। कहने का मतलब है जब भी इनका आपस में टाकरा होगा तो ये सारे के सारे कंपाउंड किसमें चेंज हो जाएंगे, साल्ट में, और वो साल्ट पानी में क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। अल्टीमेटली वो चीज करोड हो जाएगी। करोड होने का मतलब खराब हो जाएगी। तो कितनी खतरनाक है एसिड रेन। तो ये लास्ट पे हमने क्या किया, रिलेट किया किसको, एसिड की प्रॉपर्टीज को किसके साथ, एसिड रेन के साथ। तो एसएलओ हमारा कंपाइल हो गया। खाली ये जानना आपका एसएलओ नहीं था एसिड रेन क्या है, एसिड रेन का हम पे क्या खतरा है, ये हमारा एसएलओ था। आखिरी 2 मिनट्स में आपने मुझे सॉल्यूशंस बताने, जल्दी जल्दी बताओ सॉल्यूशंस। मैं चाहता हूं जी मेटल को एसिड रेन तंग ना करे, क्या करूं, पेंट कर दो उसको, क्या कर दो, पेंट कर, ऑयल लगा दो उसको, ताकि उसको जंग ना लगे। जंग लगना मतलब खराब होना ना, वो इसी तरह से खराब होता है, एसिड रेन की वजह से होता है। अच्छा, ये तो जुगाड़ हो गया ना, मुझे परमानेंट सॉल्यूशन बताओ। एक तो हमने डिस्कस कर लिया एसिड रेन ही ना हो। अब एसिड रेन कैसे खत्म कर सकते हैं हम अपने एनर्जी सेक्टर को शिफ्ट करें। हम क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करें, हम सोलर यूज करें, हम विंड पावर यूज करें, हाइड्रल पावर यूज करें, इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल यूज करें। जहां फॉसिल फ्यूल यूज होगा वहां पे प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। मुझे बताइए 2002 में ज्यादा पोल्यूशन थी या 2025 में ज्यादा पोल्यूशन है? 2002 में ज्यादा पोल्यूशन थी। 2002 में ज्यादा क्यों पोल्यूशन थी? क्योंकि 2002, 3, 4 के बाद लोगों को समझ आना शुरू हो गया कि मसला बड़ा खतरनाक है। इंग्लैंड में 1958 में टॉप लेवल की पोल्यूशन थी, क्योंकि सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज वहां पर फॉसिल फ्यूल पे चल रही थी। ये 50s 60s के बाद लोगों को समझ आना शुरू हुआ। 2002 की गाड़ी में और 2025 की गाड़ी में सबसे बड़ा फर्क क्या है? वो यही फर्क है, हाइब्रिड मॉडल आ गए हैं, उसके इंजन की एफिशिएंसी बढ़ गई है। जो भी इंजीनियर हैं वो इस चीज को देख रहे हैं कि किस तरह से हम पोल्यूशन फैक्टर्स को मिनिमाइज कर सकें। लेकिन क्या करें, आबादी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है और जिसकी वजह से
अगर अगर 2002 वाली गाड़ियां आज चलती, उसी वही दौर की पिकअप वैन जो बस जाती थी, पीछे सफेद सफेद धुआं आता था, सारा बच्चे उसमें खेलते थे, याद है आपको? अगर वही चलती तो आज शायद अनहैबिटेबल एरिया होता है। इज इट क्लियर? पोल्यूशन कंपैरेटिवली कम है बट कंट्रोल में नहीं है, ये कह सकते हैं। कर सकते हैं, अदरवाइज अपने लेक्चर को वाइंड अप करें। चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया है, इंशाल्लाह कल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके जी, ऑल क्लियर, थैंक यू।